हेलो सारे होशियार बच्चों, हिंदी के टॉपर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, ये रही आपकी पुस्तक सोन चिरैया हिंदी की कक्षा 8 की। इसका लेसन ये देखिए, ये पूरनचंद टंडन से एक भेंट वार्ता है ना। इस पाठ को हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन, इसके लिखित मौखिक प्रश्न, वो सारी चीज़ें कर ली हैं। और अब हम लोग आज करेंगे इसकी, ये देखिए, व्याकरण बोध है ना। व्याकरण बोध वाला पोर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है ये देखिए, इसमें है निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए उत्तर मैंने तैयार करके रखे हैं। प्रारंभ और स्थापना का विलोम लिखिए। तो बच्चों, प्रारंभ का, ये देखिए, प्रारंभ शब्द का विलोम होता है अंत, है ना। प्रारंभ यानी शुरुआत और अंत। स्थापना शब्द का विलोम है विनाश। ठीक है। अच्छा, अब मित्र के दो पर्यायवाची शब्द यहाँ लिखने हैं। मैंने आपको 4 लिख के बता दिए हैं, आपको जो अच्छे लगे आप लर्न कर सकते हैं। सखा, दोस्त, साथी, सहेली, ये सब मित्र के पर्यायवाची हैं। ग देखिए, अध्यापक और मित्र शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार हैं। तो बच्चों, संज्ञा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना। तो अध्यापक जो होता है किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। अध्यापक एक पूरे समूह या पूरी जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार मित्र, यहाँ पर कोई भी मित्र हो सकता है, आपके XYZ है ना, किसी भी नाम का। तो मित्र भी एक समूह या जाति को संबोधित करता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा है ये। ठीक है। अब ये देखिए, घ में सौष्ठव का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद भी आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए, सौष्ठव में स, आधा सा आएगा, सा के साथ फिर औ, फिर प्लस इसमें श है, देखिए आधा श है, तो इसलिए हमने नीचे हलंत लगाया है। प्लस ट, ये भी आधा आएगा, ट के साथ अ है, फिर व आधा और उसके पीछे अ। इस तरह से हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, अगला जो प्रश्न है, इसमें देखिए अगला प्रश्न, प्रारंभिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए। तो प्रारंभिक शब्द में पहले उपसर्ग की बात करते हैं। जो पहले, देखिए, पहले जुड़ने वाले ये जो वर्ण है, ये पहले जुड़ा है। उपसर्ग प्रारंभिक के पहले प्र जुड़ा हुआ है, इसलिए ये उपसर्ग है इसमें प्र। इसका मूल शब्द मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मूल शब्द आरंभ है। प्र इसका, ये देखिए, प्रा इसका उपसर्ग है और इक इसका प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, इक इसका प्रत्यय है। अब आशीर्वाद तथा सर्वोत्तम शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखिए। दोनों ही शब्द अशुद्ध लिखे हुए यहाँ पर, इन्हें आपको शुद्ध करना है। तो ये आशीर्वाद इस तरह से लिखेंगे, आशीर्वाद, और सर्वोत्तम, जहाँ पर र जो है वो आधा होता है, ऊपर जाता है, और त भी आधा होता है। इस तरह से इसको हम सही सही लिखेंगे। फिर देखिए, आकृष्ट और कार्मिक शब्द संज्ञा हैं या विशेषण। तो बच्चों, ये दोनों ही शब्द विशेषण हैं। ठीक है। अब देखिए, गुल्ली डंडा एवं सुविचार शब्दों में निहित समास का नाम लिखिए। तो गुल्ली डंडा, बीच आपको इसमें डंडी दिख रही ना, ये देखिए, ये बीच में है ना। तो ये गुल्ली डंडा जो है वो क्या है, द्वंद्व समास है। और सुविचार क्या है, कर्मधारय समास है। अब पाठ से छांटकर शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। ये देखिए, शब्द युग्म है, खट्टी मीठी, है ना, खट्टी मीठी। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, खट्टी मीठी, पालन पोषण, है ना। ये क्या है, शब्द युग्म है, 2 शब्दों के को मिलाकर बनते हैं। अब ये देखिए, अगला है, गुल्ली डंडा खेलने लगे। इस वाक्य का काल बताइए। काल भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, है ना। तो ये काम खेलने लगे यानी हो चुका है, पूर्व में काम चल रहा है, तो ये भूतकाल है ना।
खेल रहे हैं होता तो क्या हो जाता या वर्तमान हो जाता, लेकिन वो खेलने लगे, इसलिए इस वाक्य का काल भूतकाल है। चलिए प्रश्न 2 में आते हैं। एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। सामान्यतः रूढ़, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द एकार्थी शब्द होते हैं, क्योंकि इन शब्दों का जो वो बता रहा है अर्थ वो ही एक अर्थ होता है। एकार्थी का मतलब एक अर्थ, उसका दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। जैसे राज्यपाल है ना, राज्यपाल अगर हम शब्द बोलते हैं तो इसका एक ही अर्थ होगा। विद्यार्थी, अध्यापक, साहित्य, इस तरह के शब्द, इनका एक ही अर्थ होता है। तो पाठ में आए 5 एकार्थी शब्द हमें बताने हैं। अब देखिए अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी की भाषा है, एक ही अर्थ होगा इसका, है ना। विश्वविद्यालय, प्रीत क्लब, लक्ष्मी नगर, हिंदी, है ना। ज़्यादातर देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ, मतलब व्यक्तिवाचक, ये विश्वविद्यालय तो खैर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हाँ, अंग्रेज़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, प्रीत क्लब आएगा, लक्ष्मी नगर आएगा, हिंदी भाषा आएगी। इस तरीके से जो है विशिष्ट शब्द हैं, इनका एक ही अर्थ होता है। अब देखिए प्रश्न 3 में एकार्थक एवं समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। यहाँ क्या शब्द है? कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। दिखने में तो ऐसा लगता है जिसका एक ही अर्थ है, लेकिन दरअसल क्या होता है, उनके अर्थ भिन्न होते हैं। अब देखिए उदाहरण आपकी किताब में जो दिया हुआ है, जैसे अस्त्र शस्त्र, है ना। ये देखिए अस्त्र शस्त्र, है ना। जैसे अब यहाँ पर देखिए अर्थ आपको पहले उदाहरण के रूप में दिया गया है। अस्त्र यानी कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे भाला, ये हाथ में पकड़ के फेंकते, और शस्त्र, शस्त्र हाथ में पकड़ के प्रयोग किया जाता है। ये जब हम इसको प्रयोग किया जाता है, ये वो हथियार है जो हाथ में ही रहता है, हाथ से फेंका नहीं जाता है ना, समझ गए। चलिए ठीक है, अब नीचे जो शब्द दिए हैं इनको समझ लेते हैं। अब देखिए अनिवार्य और आवश्यक, है ना। अनिवार्य, जिसे टालना संभव ना हो। जैसे कभी कभी आपके प्रश्न पत्र में लिखा होता है हिंदी के में कि सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उसमें 0 मिल जाएगा। उसे टालना संभव नहीं है, करना ज़रूरी है। तो वो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिसे हम कहते हैं अत्यंत ज़रूरी है, उसे हम कहते हैं अनिवार्य। और जो आवश्यक है वो ज़रूरी होता है, जिसे एक बार को टाला जा सकता है, यानी कि वो आवश्यक कार्य है। मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य से जाना है, इस तरीके की बात हम कहें। लेकिन अनिवार्य रूप से मुझे जाना पड़ेगा तो वहाँ पर टालने की संभावना नहीं होती। ठीक है बच्चों। अब ये दूसरा देखिए, ख, आधि और व्याधि। यहाँ आधि का मतलब होता है मानसिक रूप से पीड़ा या कष्ट होना, और व्याधि यानी रोग, कोई बीमारी शरीर के अंदर होना, यानी शारीरिक पीड़ा या शारीरिक बीमारी या शरीर का कोई रोग, उसे हम व्याधि कहते हैं। और आधि होती है मानसिक पीड़ा। फिर देखिए अगला, आज्ञा और आदेश। अब आज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया निर्देश होता है ना। और लेकिन आदेश जो होता है वो अधिकारी के द्वारा दिया गया निर्देश होता है, यानी कि इसमें एक ऑफिशियल जो है ऑब्लिगेशन होता है। यहाँ पर अधिकारी के द्वारा आदेश। आज्ञा माता पिता भी दे सकते हैं, लेकिन आदेश एक अधिकारी के द्वारा दिया गया निर्देश होता है। अब देखिए ये श्रम और परिश्रम, है ना। 2 प्रकार से मैंने इसको समझाया आपके लिए। देखिए श्रम का मतलब होता है शारीरिक रूप से मेहनत करना, और परिश्रम का मतलब होता है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों मेहनत हो सकती है। अब देखिए श्रम ज़्यादातर क्या होता है? मजदूरी के लिए किया जाता है। श्रम जब हम करते हैं उसके लिए हमें मजदूरी मिलती है, और परिश्रम हम अपनी कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, हम कुछ सीखने के लिए, हम म्यूज़िक सीखते हैं, हम हारमोनियम सीख रहे हैं, तो उन सब के लिए हम परिश्रम करते हैं, हम अपनी निजी दक्षता के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम शारीरिक भी करते हैं और मानसिक दोनों रूप से मेहनत करते हैं। लेकिन श्रम प्रायः शारीरिक मेहनत होती है सिर्फ। जैसे मजदूर होता है वो श्रम करता है, वो परिश्रम नहीं करता है। विद्यार्थी क्या करता है? परिश्रम करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ज्ञान और विवेक। अब ज्ञान जो है किसी विषय विशेष के बारे में जानकारी, ज़्यादातर ये शैक्षिक रूप में अर्थ में प्रयोग होती है, या है ना। और विवेक, विवेक क्या होता है? एक हमारी समझ और चेतना जब विकसित हो जाती है,
जब हम नैतिक या व्यवहारिक बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है तो उसे विवेक कहा जाता है। विवेक जो ज्ञान की अगली अवस्था है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें विवेक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ज्ञान तो हो गया हमें विषय की जानकारी, और विवेक हमें उसकी समझ विकसित होना, उसमें सही गलत की जानकारी होना, हमारे अंदर चेतना का विकास होना, उसे हम विवेक कहते हैं। सिंपल शब्दों में इसे जानकारी और इसे चेतना कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं मुहावरों का अर्थ के साथ मिलान कीजिए। अब मुहावरे दिए हुए आपका, मैंने पहले से आपके लिए मिलान करके रखा है, फिर भी मैं समझा देती हूँ। पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लज्जित होना। जब मैंने उसे अपनी किताब को चुराते हुए पकड़ लिया तो वो पानी पानी हो गया, है ना। ये दूसरा है मन मोह लेना यानी आकर्षित करना। ठीक है, उसके सुंदर नृत्य ने मेरा मन मोह लिया। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग भी हम कर सकते हैं। फिर हवा से बातें करना यानी बहुत तेज चलना। ठीक है, जब मनोज गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी हवा से बातें करती है ना। इस तरह से हम इसका वाक्य बना सकते हैं। आँखें खुलना यानी होश आना, यानी जब उसने परीक्षा की तैयारी के समय वो खेलता रहा और बाद में जब अच्छे नंबर नहीं आए तब उसकी आँखें खुल गईं। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कई बार तुम लोग करते हो ना बच्चों, क्लास में मैम कहती है क्या आसमान सिर पे उठा रखा है ना, जब बहुत शोर करते हो तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा शोर करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकोक्तियाँ हैं ये, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ समझाइए ना। दूध का दूध, पानी का पानी होना। अब इसका तात्पर्य है निष्पक्ष न्याय करना या फिर उचित निर्णय करना। ठीक है, एक पंथ दो काज यानी एक साथ दो लाभ प्राप्त कर लेना। काम तो एक ही करें और फ़ायदा दो का हो जाए, तो एक साथ दो लाभ प्राप्त कर लेना, इसे हम कहते हैं एक पंथ दो काज। आ बैल मुझे मार, तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। बैल से खुद ही कहना कि मुझे मारो आके इसका मतलब क्या हुआ कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है बच्चों, अगला है बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। यानी बिल्ली तो चाह रही थी कि किस तरह से ये जो छींके पे टंगा हुआ है ना दूध मुझे मिल जाए, सोच रही थी, और अचानक क्या हुआ, छींका सच में टूट कर नीचे गिर गया और बिल्ली को दूध मिल गया। इससे बना है बेटा ये लोकोक्ति, यानी कि उसके भाग्य से छींका टूट गया, यानी उम्मीद ना होने पर भी फ़ायदेमंद काम हो जाना। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं लेखन अभिव्यक्ति। बच्चों ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, हालांकि एग्ज़ाम में तो आपकी नहीं आएगी, लेकिन समझने के लिए देख लीजिए कि आप कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध हास्य कवि अशोक चक्रधर पधारे हैं ना। आप अपने हिंदी विभाग के अन्य छात्रों के साथ उनसे एक साक्षात्कार में क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे, एक प्रश्नावली बनाइए। ये बहुत ही अच्छे जो हैं कवि हैं अशोक चक्रधर जी, हास्य भी लिखते हैं और अन्य भी बहुत ही बढ़िया भावपूर्ण कविताएं लिखते हैं। तो अब मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न बनने चाहिए। आप इसमें कुछ और प्रश्न भी जोड़ सकते हैं, जैसे हम उनसे पूछेंगे आपका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, फिर हम पूछ सकते हैं कि आपको बचपन से ही लिखने का शौक़ था, फिर वो बताएंगे। फिर आपने अपनी पहली हास्य कविता कब लिखी, या ये भी पूछ सकते हैं कि आपने अपनी पहली रचना कब लिखी या पहली कविता कब लिखी। फिर हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। फिर क्या सोशल मीडिया और इंटरनेट देखो इसमें बिंदी रह गई, इंटरनेट से हिंदी लेखन को फ़ायदा हुआ है, ये पूछेंगे हम उनसे। किस किताब या लेखक ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया। जो बच्चे लेखक बनना चाहते हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे। अपने पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, है ना। इस प्रकार से मैंने 8 प्रश्न बनाए हैं बच्चों, और इसी तरीके से और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये बच्चों आपका एक्सप्लेनेशन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अब आपको जो भी समझ में आया कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से देखते रहिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।